तनवीर, तुम बाहर रुको। मैं और कैप्टन शकील अंदर जाएंगे। वॉइस ट्रांसमीटर ऑन कर लेना। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कॉशन देंगे। सफदर ने तनवीर को एक्स2 से मुलाकात और तमाम प्रोग्राम समझाते हुए कहा। ठीक है। तनवीर ने सर हिला दिया और फिर सफदर और कैप्टन शकील दोनों तेजी से दीवार की तरफ बढ़ते चले गए। कोठी की दीवारें कुछ ज्यादा बुलंद न थी और चूंकि कोठी की ऊपरी सिमत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए वो दोनों बड़ी आसानी से दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए। उन दोनों को ही यह एहसास था कि ये बैनुल अक़वामी मुजरिमों का हेडक्वार्टर है, इसलिए जाहिर है यहाँ हिफाजत के इंतजाम भी बेहद सख्त होंगे। यही वजह थी कि वो दोनों बेहद चौकन्ने और मोहतात थे। काफी देर तक वो दोनों दीवार के साथ मौजूद झाड़ी नुमा बाड़ के पीछे छुपे रहे, मगर जब उन्हें कहीं से भी कोई रद्देमल महसूस ना हुआ तो वो दोनों बाड़ के पीछे से निकले और फिर तेजी मगर इंतहाई मोहतात तरीके से चलते हुए इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। इमारत पर पुरअसरार सी खामोशी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे अंदर कोई जी रूह मौजूद ना हो, मगर वो जानते थे कि इस कदर गहरी खामोशी के अंदर न जाने क्या क्या भयानक तूफान छुपे हुए होंगे, इसलिए वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते चले गए। इमारत की साइड से होकर जब वो बरामदे की तरफ आए तो उन्होंने पोर्च और बरामदे में बल्ब जलते नजर आए। अलबत्ता कोई आदमी नजर न आ रहा था। उधर फाटक के साथ चौकीदार के कैबिन में भी रोशनी हो रही थी, मगर बाहर कोई आदमी न था। कहीं मुजरिम हेडक्वार्टर खाली तो नहीं कर गए, सफदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। महसूस तो ऐसा ही होता है, कैप्टन शकील ने दबे दबे लहजे में जवाब देते हुए कहा, और फिर वो दोनों हाथों में रिवॉल्वर संभाले इमारत के अंदर घुसते चले गए। मुख्तलिफ कमरों में घूमने के बाद वो एक दरवाजे के सामने रुक गए। कमरे के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजा खुला हुआ था, मगर उस पर पड़े हुए भारी पर्दे की वजह से अंदर का मंजर दिखाई न दे रहा था। सफदर ने रिवॉल्वर की नाल से पर्दा हटाना चाहा, मगर रिवॉल्वर की नाल लोहे के दरवाजे से टकरा गई और छन की आवाज सी पैदा हुई। कौन है? अंदर से एक करक आवाज सुनाई दी और वो दोनों झपटकर तेजी से अंदर घुस गए। ये कमरा एक खासी बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसके दरमियान में रखी हुई मेज के पीछे एक उद्दड़ उम्र आदमी हाथ में किताब पकड़े बैठा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर उन दोनों को देखकर शदीद हैरत के आसार उभर आए। खबरदार अगर हरकत की, सफदर ने इंतहाई करक लहजे में कहा। कौन हो तुम? उस आदमी ने कतरे खौफजदा लहजे में कहा। शकील, मैं इसे कवर करता हूँ, तुम बाकी कोठी चेक करो, सफदर ने इधर उधर देखते हुए कहा। और कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ तेजी से वापस मुड़ गया। उठकर उस दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, सफदर ने रिवॉल्वर की नाल उसकी तरफ उठाते हुए करक लहजे में कहा। मगर उस आदमी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर मकर मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, वरना गोली मार दूंगा, सफदर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। और वो शख्स उठकर सफदर के कहने के मुताबिक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। सफदर ने इंतहाई फुर्ती से उसकी जेबों की तलाशी ली, मगर उसकी जेबों में असला नाम की कोई चीज न थी। उसी लम्हे कैप्टन शकील भी अंदर आ गया। कोठी खाली पड़ी है सफदर, इस शख्स और गेट पर मौजूद चौकीदार के अलावा और कोई नहीं है। चौकीदार को मैं बांध कर डाल आया हूँ, कैप्टन शकील ने अंदर आते हुए कहा। इसका मतलब क्या हुआ? सफदर ने परेशान से लहजे में कहा। मेरा ख्याल है हमें टॉर्च दिया गया है, कैप्टन शकील ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? इधर कुर्सी पर बैठ जाओ, सफदर ने दीवार की तरफ मुंह किए खड़े आदमी से मुखातिब होकर कहा, और वो मुड़कर कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अभी तक हैरत और खौफ के आसार नुमाया थे। मेरा नाम सर जॉन गैबल है और मैं एक साइंसदान हूँ, उद्धड़ उम्र आदमी ने जवाब दिया। कोठी का नंबर क्या है? सफदर ने पूछा। 40 सुमरा पैलेस, सर जॉन गैबल ने जवाब दिया। पता तो दुरुस्त है शकील, तुम यहाँ की तलाशी लो, मुझे कुछ शक सा पड़ रहा है कि कोई गहरी बात है, सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? सर जॉन गैबल ने पूछा। अब वो कतरे मुतमईन हो चुके थे। खामोश रहो, ज्यादा बोलना तुम्हारे लिए नुकसानदाह भी साबित हो सकता है, सफदर ने उसे डांटते हुए कहा। और सर जॉन गैबल होंठ भींचकर खामोश हो गए। कैप्टन शकील ने इंतहाई तेजी और फुर्ती से तलाशी का आगाज किया। कमरे की दीवारों के साथ बने हुए रैकों में तो हर तरफ किताबें ही भरी हुई थी, जिनकी तलाशी कार्यदारत था। यही वजह थी कि वो सबसे पहले उस मेज की तरफ मुतवज्जे हुआ, जिसके पीछे सर जॉन गैबल बैठे पढ़ रहे थे। उसने मेज की ऊपर वाली दराज खोली और दूसरे लम्हे वो यूं बुरी तरह उछला जैसे उसका जिस्म एकदम स्प्रिंगों का बन गया हो। उसके हाथ में सुर्ख रंग की एक मोटी सी फाइल थी। क्या हुआ? सफदर ने चौंकते हुए कहा। दहशतगर्द की फाइल,
कैप्टन शकील ने संभलते हुए कहा। दहशतगर्द की फाइल। सफदर भी हैरान रह गया। हाँ, देखो, ये यहाँ की इंटेलिजेंस की मुरतब करदा फाइल है। कैप्टन शकील ने फाइल के औराक पलटते हुए सफदर के करीब आकर कहा। तो ये मसला है। हमें डॉज दिया जा रहा था, मगर इस फाइल ने ये मसला हल कर दिया। क्यों मिस्टर सर जॉन केबल, आप सीधे तरीके से बता दो कि तुम्हारा सरगना कौन है और इस वक्त कहाँ है। सफदर ने बड़े सर्द लहजे में सर जॉन केबल की तरफ बढ़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट छाई हुई थी। सरगना? कैसा सरगना? मैं समझा नहीं। सर जॉन केबल ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओ, तो तुम्हें अब चाकू की मदद से समझाना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी अदाकारी का जवाब नहीं। यूं हैरत जाहिर कर रहे हो जैसे वाकई तुम्हें कुछ पता नहीं। सफदर ने जेब में रिवॉल्वर रखकर एक बड़ा सा गरारीदार चाकू निकालते हुए कहा और दूसरे लम्हे कमरे में चाकू की खुलने की कड़कड़ाहट गूंज उठी। सफदर की आंखों में अब उस भेड़िए जैसी चमक उभर आई थी जिसे कई दिनों की भूख के बाद अचानक पसंदीदा शिकार नजर आ गया हो। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी सरगना को नहीं जानता। सर जॉन केबल ने लब भींचते हुए कहा। उनके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार नुमाया थे और आंखों में उलझन तैर रही थी। सफदर जो चाकू खोले सर जॉन केबल की आंखों में आंखें डाले कदम ब कदम आगे बढ़ रहा था, एकदम ठटक कर रुक गया। उसका तजुर्बा बता रहा था कि सर जॉन केबल सच बोल रहे हैं, मगर मिसेस कैडी का बताया हुआ पता और फिर दहशतगर्द की फाइल, दोनों बातें उसके तजुर्बे को झुठला रही थी। क्या तुम्हारा ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से नहीं है? सफदर ने पनकारते हुए पूछा। ओ, दहशतगर्द? नहीं नहीं, मेरा उनसे क्या ताल्लुक? मैं तो एक साइंसदान हूँ, यहाँ की कौमी लेबोरेटरी का इंचार्ज हूँ। तुम यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, सर जॉन केबल ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। मगर ये दहशतगर्द की फाइल? सफदर ने दांत भींचते हुए पूछा। उसकी अपनी आंखों में उलझन के तासुरात थे। ओ, ये फाइल तो मैंने अपने दोस्त यहाँ के इंटेलिजेंस के चीफ शॉरेल से कहकर मंगवाई है। सर जॉन केबल ने कहा। मगर क्यों? तुम्हारा इस फाइल से क्या ताल्लुक है? सफदर ने फनकारते हुए पूछा। मेरा कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल मेरी बेटी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों पर घर आई तो उसके साथ एक नौजवान था जो अपना नाम प्रिंस ऑफ डम बताता था। वो एक बहुत बड़ा साइंसदान भी है। मैंने उसे अपनी कौमी लेबोरेटरी में रिसर्च करने के लिए कहा, मगर उसने कहा कि जब तक इस मुल्क से दहशतगर्द तंजीम का खात्मा नहीं हो जाता वो इत्मीनान से रिसर्च नहीं कर सकता कि कहीं दहशतगर्द लेबोरेटरी न तबाह कर दे। फिर उसने बताया कि वो खुद दहशतगर्द तंजीम का खात्मा करेगा। बकौल उसके एशिया का मशहूर जासूस कर्नल फरीदी उसका शागिर्द है। ये फाइल उसके कहने पर मैंने अपने दोस्त से बड़ी मुश्किल से चंद घंटों के लिए मंगवाई है ताकि वो इसे पढ़ ले। सर जॉन केबल ने तफसील बताते हुए कहा और सफदर के चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार उभरे। वाकई सर जॉन केबल खाली खौली साइंसदान ही था। इमरान ने उन्हें फाइल के लिए इस्तेमाल किया था। वो सोच रहा था कि अब ये इत्तेफाकी है कि मिसेस कैडी ने गलत कोठी का पता बताते हुए यहाँ का नंबर दे दिया। कैडी आर्ट गैलरी की मालिका मिसेस कैडी को जानते हो? सफदर ने अचानक किसी ख्याल के तहत पूछा। मिसेस कैडी? हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी एक मुसव्विरा है और अक्सर मैं और वो उसकी गैलरी में जाते रहते हैं और कभी कभी मेरी बेटी की दावत पर वो हमारे घर भी आती रहती है। सर जॉन केबल ने जवाब दिया। इसलिए जो पता सबसे पहले मिसेस कैडी के जहन में आया वो उसने बता दिया। सफदर ने सोचा, ये प्रिंस ऑफ डम अब कहाँ है? सफदर ने पूछा। वो मेरी बेटी के साथ शहर की सैर करने गया हुआ है। वो काफी रात गए वापस आएंगे। सर जॉन केबल ने जवाब दिया। अच्छा सर जॉन केबल, तुम्हारे सच ने तुम्हारी जान बचा दी। बहरहाल ये फाइल हम साथ लिए जा रहे हैं। सफदर ने कहा। मगर शॉरेल्स को मैंने ये वापस देनी है। सर जॉन केबल ने इंतहाई परेशान लहजे में जवाब देते हुए कहा। अगर हमने मुनासिब समझा तो ये फाइल कल वापस कर देंगे। तुम शॉरेल से कोई बहाना बना लेना और सुनो, हमारे पीछे आने की कोशिश न करना वरना। सफदर ने कहा और फिर कैप्टन शकील को इशारा करके वो तेजी से पलटा और वो दोनों तकरीबन भागते हुए लाइब्रेरी से बाहर आ गए। अलबत्ता सफदर ने बाहर निकलते ही दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया था और फिर वो तेजी से चलते हुए बरामदे में आए और इमारत की पुष्ट की तरफ मुड़ गए। और कुछ फायदा हुआ या नहीं, कम से कम दहशतगर्द के बारे में सरकारी फाइल मिल गई। बॉस इससे फायदा उठाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। और हाँ, जब इमरान को पता चलेगा कि जिस फाइल के लिए उसने ये सारा चक्कर चलाया था वो हाथ से निकल गई है तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। सफदर ने हंसते हुए कहा। और फिर वो दोनों दीवार बांधकर बाहर निकल आए
क्या हुआ? तनवीर ने उन्हें यूं इत्मीनान से वापस आते देखकर पूछा। कुछ नहीं, ये मुजरिमों का हेडक्वार्टर नहीं है, हमें डॉज दिया गया था। बहरहाल एक फाइल मिल गई है, मतलब कि, सफदर ने कहा और फिर वो तेजी से मुड़कर सड़क की तरफ बढ़ते चले गए। सड़क पर पहुंचने से पहले ही एक्स2 एक सुतून के पीछे से निकल आया। फाइल मुझे दे दो शकील, और सुनो सफदर, तुम यहीं रुक जाओ। जब इमरान वापस आए तो तुमने उसकी मुकम्मल निगरानी करनी है, एक्स2 ने अपनी मखसूस आवाज में कहा। उसी लम्हे तनवीर ने फाइल एक्स2 की तरफ बढ़ा दी। तनवीर और शकील, तुम दोनों वापस होटल जाओ और मजीद हिदायत का इंतजार करो। और सुनो, अब तुमने मेकअप में बाहर निकलना है, और सफदर तुम भी रेडीमेड मेकअप कर लो। कोशिश करना कि इमरान तुम्हें पहचान न सके। एक्स2 ने फाइल कैप्टन शकील से लेते हुए कहा। बेहतर बॉस, उन तीनों ने कहा, और फिर एक्स2 तेजी से चलता हुआ दोबारा अंधेरे में गायब हो गया। आओ चले शकील, हमारी जान तो छूटी, अब सफदर जाने और उसका काम। तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, जैसे उसके सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कैप्टन शकील मुस्कुराकर उसके साथ चल दिया। इमरान और मिस गैबल शहर की सैर करने और खाना खाने के बाद वापस अपनी रिहाइशगाह की तरफ आ रहे थे कि अचानक मिस गैबल ने चौंक कर कहा, आज चांद की 14वीं तो नहीं है? 14वीं? इमरान ने चौंक कर कहा। अरे नहीं, आज तो चांद का 40वां है। बेचारे को मरे हुए 40 दिन हो गए। इमरान का लहजा बेहद सोगवार था। हाँ 14वीं है, वेरी गुड प्रिंस। आज साहिल समंदर पर एक खूबसूरत मेला लगता है, देखोगे तो तमाम उम्र नहीं भूलोगे, मिस गैबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने कार का रुख एक और सड़क की तरफ मोड़ दिया। अरे अरे, ये कहाँ जा रही हो? इमरान ने परेशान होते हुए पूछा। मेला देखने, मिस गैबल ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। मिस गैबल, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में पूछा। क्या मतलब? मिस गैबल ने चौंक कर पूछा। भाई मेला तो बच्चे देखा करते हैं, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। ये नौजवानों का मेला है और हर माह चांद की 14वीं को लगता है। खूबसूरत लड़कियां और लड़के इस मेले में शिरकत करते हैं और खूब दिल खोलकर लुत्फ अंदोज होते हैं, मिस गैबल ने जवाब दिया। ओह वेरी बैड, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? इमरान ने इस तरह शर्माते हुए कहा, और मिस गैबल उसका ये अंदाज देखकर बेख्तियार हंस पड़ी। शर्म किस बात की? मिस गैबल ने हंसते हुए पूछा। यानी तुम्हारा मतलब शर्म के लिए चंद बातें मखसूस हैं, मसलन कौन कौन सी? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में पूछा, और इस बार जीतने की बारी मिस गैबल की थी। खामोश रहो प्रिंस, तुम बहुत मुंह फट हो, बगैर सोचे समझे जो मुंह में आता है कह देते हो, मिस गैबल ने कहा, और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद कार साहिल समंदर तक पहुंच गई और इमरान ने देखा कि वहां वाकई मेला लगा हुआ था। बेशुमार नौजवान लड़कियां और लड़के वहां मौजूद थे। वो सब यूं उछल कूद रहे थे, नाच रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे कि जैसे चाबी के खिलौने हो जिनमें चाबी भर दी गई हो। खासा पुरलुत्फ और खूबसूरत मंजर था। मिस गैबल ने एक तरफ कार रोकी और फिर वो दोनों भी नीचे उतरकर उस हुजूम में शामिल हो गए। आओ चले मिस, इस चीकम दहाड़ में मेरा तो दिमाग फटने के करीब है। आधे घंटे बाद इमरान ने मिस गैबल से मुखातिब होकर कहा, अभी चले, अभी तो आधी रात नहीं हुई। आधी रात को ये मेला अपने अरूज पर पहुंच जाता है, वो देखने वाला मंजर होता है। बूढ़े भी इस वक्त अपने आप को जवान महसूस करने लगते हैं, मिस गैबल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर कार की चाबी मुझे दे दो, मैं वापस चलता हूँ, तुम मेला देखकर आ जाना, मैं आराम करना चाहता हूँ, इमरान ने कदरे सपाट लहजे में कहा। वो वाकई इस बेईमानी से उछल कूद से बेजार हो गया था, और फिर वो इस मुल्क में एक खास मिशन पर आया था, सैर और तफरी करने नहीं। उसे यकीन था कि सर जॉन गैबल ने फाइल मंगवा ली होगी। वो फाइल पढ़कर एक्शन में आ जाना चाहता था ताकि जल्द अज जल्द इस मुहिम का खात्मा हो। मिस गैबल ने उसे रोकने की बेहद कोशिश की, मगर जब इमरान के सर पर बेजारी की धूल छा जाए तो फिर वो कहाँ सुनता था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं किसी से लिफ्ट लेकर आ जाऊंगी, मिस गैबल ने चाबी इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया अच्छी बच्ची, मुझे उम्मीद है तुम मेले में गुम नहीं हो जाओगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर चाबी का रिंग उंगलियों में घुमाता हुआ कार की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार खासी तेज रफ्तारी से वापस दौड़ी चली जा रही थी, मगर थोड़ी दूर आने के बाद उसने कार रोक ली, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक इतने फासले के बाद पुख्ता सड़क आ जानी चाहिए थी। मगर यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत फैली हुई थी, और फिर उसे रेत के टीलों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता शुमाल की तरफ मुड़ता दिखाई दिया। ये रास्ता इस किस्म का था जैसे बकसरत कारें चलने की वजह से खुद ब खुद बन गया हो। मेरा ख्याल है मैं रास्ता भूल गया हूँ,
इमरान ने सोचा और फिर कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने कार उस कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। काफी आगे जाने के बाद अचानक वो रास्ता भी गायब हो गया। अब हर तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी। कहीं कहीं रेत के ऊंचे ऊंचे टीले भी दिखाई दे रहे थे। कमाल है, कहीं मेला देखते देखते मैं फिर बचपन की हुदूद में तो दाखिल नहीं हो गया कि रास्ता ही भूल जाऊं। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो कार से नीचे उतर आया। अब वो सोच रहा था कि किसी से रास्ते के मुतालिक मालूम करेगा, मगर वहां दूर दूर तक कोई नजर न आ रहा था। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक बड़े से टीले की तरफ बढ़ा और फिर वो तेजी से टीले पर चढ़ता चला गया। उसका ख्याल था कि शायद कोई आदमी या कोई भूला भटका जोड़ा दिखाई दे जाए और फिर टीले पर चढ़ते ही वो चौंक पड़ा। दूर उसे एक कैबिन की छत दिखाई दे रही थी। कैबिन के रोशनदानों से रोशनी की किरणें साफ चमक रही थी। इमरान एक तवील सांस लेकर नीचे उतरा। उसे खुशी थी कि कम से कम अब वो ज्यादा देर भटकने से बच जाएगा। उसने कैबिन का हुदूद अरबा जहन में बिठा लिया था, इसलिए उसने कार को अंदाजे के मुताबिक कैबिन की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। और फिर जब वो एक टीले की आड़ से निकलकर कैबिन के करीब पहुंचा तो अचानक चौंक पड़ा। कैबिन के दरवाजे के सामने दो आदमी आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे थे। इमरान ने इंतहाई फुर्ती से कार रोकी और फिर दरवाजा बंद किए वो दौड़ता हुआ कैबिन की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे उसे साइलेंसर लगे रिवॉल्वर के फायर की आवाज सुनाई दी और साथ ही एक जोरदार चीख भी। इमरान ने रफ्तार तेज कर दी और फिर चंद ही लम्हों बाद वो कैबिन के करीब पहुंच गया। अब वहां गुत्तम गुत्ता होने वाले दोनों आदमी अलग अलग पड़े थे, जबकि उनमें से एक बेहिस वो हरकत हो चुका था, मगर दूसरे का जिस्म हौले हौले हरकत कर रहा था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और फिर उसने हरकत करते हुए जिस्म को, जो सीने के बल रेत पर उल्टा पड़ा हुआ था, सीधा किया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर बम फट पड़ा हो। ये सर रहमान थे, इमरान के डैडी। डैडी आप! इमरान बुरी तरह चीख पड़ा। उसने एक ही नजर में देख लिया था कि सर रहमान के सीने में गोली लगी है और वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उनके सीने से खून तेजी से बह रहा था। उनकी हालत इंतहाई नाजुक थी। इमरान ने झपटकर उन्हें उठाया और फिर तेजी से कैबिन के अंदर घुसता चला गया। सर रहमान की आंखें अब ऊपर को चढ़ना शुरू हो गई थी। इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा हो, मगर सर रहमान की हालत बता रही थी कि अगर इमरान ने अपने आप को ना संभाला तो वो हमेशा के लिए उनसे रूठ जाएंगे। डैडी, मैं आपको मरने ना दूंगा, इमरान ने एक झटके से सर को उठाते हुए कहा और फिर उसकी तेज नजरें कैबिन का जायजा लेने लगी। चंद ही लम्हों में उसने अपने मतलब की चीजें देख ली। एक कोने में मेडिकल बॉक्स मौजूद था। आमतौर पर दूर दराज कैबिनों में खास तौर पर ऐसे बॉक्स रखे जाते हैं ताकि इमरजेंसी में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इमरान ने झपट कर बॉक्स उठाया और उसे खोलकर देखने लगा। दूसरे लम्हे उसने इत्मीनान की एक सांस ली। मेडिकल बॉक्स फौरी जरूरत के लिए काफी था। इमरान तेजी से मुड़ा और फिर मुलायका गुस्लखाने में घुस गया। उसने वहां कोने में पड़ी हुई एक बाल्टी उठाई। बाल्टी पानी से आधी भरी हुई थी। इमरान ने बाल्टी उठाई और बिस्तर के करीब रख दी और दूसरे लम्हे मेडिकल बॉक्स से उसने दस्ताने निकालकर पहने और फिर उसने एक तेज नश्तर उठाकर जख्म को काटना शुरू कर दिया। इमरान के हाथ इंतहाई तेजी और महारत से अपना काम कर रहे थे और वो सर रहमान के ऑपरेशन में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद उसने जिस्म के अंदर घुसी हुई गोली बाहर निकाल ली और फिर उसने जख्म पर एक सोल्यूशन लगाकर उस पर बड़ी महारत से बैंडेज कर दी। अब खून बहना बंद हो गया था। इमरान ने दस्ताने उतारे और फिर सर रहमान की नब्ज चेक की। नब्ज इंतहाई सुस्त थी। इमरान ने मेडिकल बॉक्स से एक इंजेक्शन निकालकर सर रहमान के बाजू में लगाया और नब्ज चेक करनी शुरू कर दी। फिलहाल वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था और फिर उसने एक और इंजेक्शन लगाया और दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार छा गए। सर रहमान की हालत आहिस्ता आहिस्ता खतरे से बाहर होती जा रही थी। कुछ तो बर वक्त तिम्बी इमदाद और ज्यादातर सर रहमान की अपनी कुव्वत मुदाफत ने काम किया था और नफ्स की रफ्तार उभरती चली आ रही थी, मगर इसके बावजूद इमरान समझता था कि अभी वो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं आए। किसी भी लम्हे उनकी हालत बिगड़ सकती थी। चुनांचे उसने एहतियात से उन्हें उठाया और फिर लाकर अपनी कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। उसने कैबिन से कंबल और गद्दे लाकर उन्हें इस तरह सर रहमान के जिस्म के इर्द गिर्द जमा दिया कि धचका लगने से सर रहमान को ज्यादा झटका न लगे। और फिर उसने कार बैक की और उसे खासी तेज रफ्तारी से वापस मोड़ा। अब उसे वो रास्ता नजर आ रहा था जिधर से मुजरिमों की कार आई थी। खुली हुई चांदनी में टायरों के निशान साफ नजर आ रहे थे। इमरान उन टायरों के निशान पर कार दौड़ाता चला गया। उसके जहन में आंधियां सी चल रही थी।
उसने दो नौजवानों की लाशें कैबिन से बाहर पड़ी हुई देख ली थी और वो सोच रहा था कि सर रहमान ने न जाने किस कदर जानलेवा कशमकश के बाद उन पर काबू पाया होगा, और जबकि उसके वालिद इस कदर खौफनाक और जानलेवा कशमकश में मुब्तला थे, वो साहिल पर मेला देखता फिर रहा था। अब ये भी कुदरत का इत्तेफाक ही था कि वो रास्ता भूलकर उधर आ निकला, वरना के बाद कुछ ना सोचना चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि शायद ये कुदरत का कोई खुफिया निजाम था जिसके तहत अचानक मेले के दौरान उस पर बेजारी सी छा गई और वो जबरदस्ती वहां से निकल आया। हालांकि इमरान ऐसा आदमी था जो ऐसे मेलों से भागने की बजाय खुद ही महफिलों को मरकज बन जाता था, मगर आज न जाने क्या बात थी कि बस अचानक उसकी तबीयत बेजार हो गई और इस तरह कुदरत उसे खींचकर खुद ही उस कैबिन तक ले आई जहाँ सर रहमान मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला थे। टायरों के निशान पर चलते चलते वो सड़क पर पहुंच गया और फिर एक आदमी से अस्पताल का पता पूछकर वो इंतहाई तेज रफ्तारी से अस्पताल की तरफ बढ़ता चला गया। फैयाज तकरीबन रात गए तक शहर में पैदल फिरता रहा। पैदल चलते चलते उसकी टांगें सूज गई थी, मगर इमरान ने उससे ना ही टकराना था और ना टकराया। आखिर रात गए जब वो थकन से इतना चूर हो गया कि अब उससे एक कदम भी पैदल न चला जा रहा था। वो थक हार कर एक बार में घुस गया ताकि शराब पीकर थकन दूर कर सके। ये एक छोटा सा बार था जिसमें तकरीबन तमाम मेजें पुर थी, इसलिए फैयाज काउंटर के पास रखे हुए स्टूल पर ही जम गया। डबल विस्की। फैयाज ने थके थके लहजे में काउंटर पर खड़े आदमी से मुखातिब होकर कहा। काउंटरमैन कुछ देर उसे गौर से देखता रहा, फिर उसने एक जाम डबल बनाकर फैयाज के आगे रख दिया। फैयाज ने नातीदों की तरह जाम उठाया और फिर बगैर सांस लिए पीता चला गया। जाम खत्म करके उसने उसे मेज पर रखा और इस बार कदरे तेज आवाज में कहा, एक और डबल लगा दो। फैयाज के चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी सी छा गई थी। काउंटरमैन ने एक और जाम भरकर उसके सामने रख दिया और इस बार फैयाज ने आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियां लेना शुरू कर दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? काउंटरमैन ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए फैयाज से पूछा। पाकिस्तान का रहने वाला हूँ भाई, मैं वहाँ इंटेलिजेंस में सुपरिटेंडेंट हूँ। फैयाज ने बड़े फकरिया लहजे में कहा। ओ, फिर तो आप अपने मुल्क के आला अफसर हुए। काउंटरमैन का लहजा कदरे तंजिया था। इसमें क्या शक है? फैयाज ने सीना फुलाते हुए जवाब दिया। यहाँ कैसे आना हुआ? काउंटरमैन ने दिलचस्पी से पूछा और उसके साथ ही उसने बोतल खोलकर फैयाज का बाकी मानदा जाम भी भर दिया। शुक्रिया। दरअसल मैं इस मुल्क में एक अहम मिशन पर आया हूँ, इंतहाई अहम और खुफिया मिशन। फैयाज ने बड़े बड़े घूंट लेते हुए जवाब दिया। ओ, किसी स्मगलर के पीछे आए होंगे आप? काउंटरमैन ने कहा। अरे नहीं, स्मगलर मेरे सामने क्या हैसियत रखता है? कान इधर लाओ। शराब फैयाज पर अब पूरी तरह चढ़ चुकी थी। काउंटरमैन ने कान उसके लबों के करीब कर दिया। दहशतगर्द तंजीम के खात्मे के लिए आया हूँ, फैयाज ने बड़े राजदाराना लहजे में कहा।